प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करना चाहेंगे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के एक रोचक अध्याय की, अर्थात अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, या इसे हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इस घटना ने न केवल इंग्लैंड और अमेरिका को ही प्रभावित किया, बल्कि इसने संपूर्ण विश्व की राजनीति को प्रभावित किया। यह घटना ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अमेरिका जनता के एक मुक्ति संग्राम के रूप में देखा जाता है। अमेरिका में लगभग 13 उपनिवेश ब्रिटेन के थे और इन उपनिवेशों के बारे में कहा जाता है कि आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एकता इनमें नहीं थी। अलग अलग प्रांतों की अलग अलग व्यवस्थापिका थी और ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा एक सीमित मात्रा में इन पर अधिकार किया गया था। ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा गवर्नर जनरलों के माध्यम से यहाँ के शासन का संचालन किया जाता था और रक्षा का दायित्व पूर्णतया ग्रेट ब्रिटेन पर निर्भर करता था। जैसा कि ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति के बारे में हम जानते हैं, उसने अपने उपनिवेशों से रॉ मटेरियल को प्राप्त किया और निर्मित सामानों को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दरमियान उसने इन क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं को खपाने का कार्य भी बड़ी कुशलता के साथ किया था। और जब जब ऐसा हुआ तब तब आर्थिक आमदनी इंग्लैंड की निरंतर बढ़ती गई। फिर भी हम देखते हैं तुलनात्मक रूप से अन्य शक्तियों के मुकाबले जो उपनिवेश ब्रिटेन के रहे, वहां की स्थिति अन्य क्षेत्रों से अच्छी रही। लेकिन यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न यह है कि जब ब्रिटिश उपनिवेशों की स्थिति अच्छी रही तो अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन के विरुद्ध या उसकी इस औपनिवेशिक नीति के विरुद्ध क्रांति क्यों की? यह एक विचारणीय प्रश्न है। क्रांति के कारणों की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि अमेरिका स्थित जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, वहां की व्यापारिक प्रणाली पूर्णतया दोषपूर्ण थी। ब्रिटिश संसद के आदेश वहां पर पारित किए जाते थे, कार्यान्वित किए जाते थे और एक प्रकार से अमेरिका की जनता को अब ऐसा लगने लगा था कि ब्रिटिश लोग हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं। व्यापार पर तरह तरह के प्रतिबंध ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा लगाए गए, अनेक कानून बनाए गए, निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया और यह कहा गया कि आप किस वस्तु का आयात करेंगे, किस वस्तु का निर्यात करेंगे, इसके निर्धारण करता हम होंगे। इससे आर्थिक समृद्धि पर अमेरिका में उन उपनिवेशों में बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा और वहां पर बहुमूल्य वस्तुओं की कमी हो गई, मुद्रा प्रसार बढ़ने लगा। इससे वहां की जनता का आक्रोश ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध निरंतर बढ़ने लगा था। इस औपनिवेशिक शासन में हम देखते हैं कि एक त्रुटिपूर्ण व्यवस्था थी। गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। उसकी मदद के लिए व्यवस्थापिका हुआ करती थी, जहां के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता किया करती थी और ये जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। लेकिन जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, इसके सदस्यों को नॉमिनेटेड किया जाता था और ये लोग ब्रिटिश क्राउन के प्रति रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। कानून निर्मित करना इनकी जवाबदारी थी, यानी व्यवस्थापिका में कानून बनाए जाते थे, लेकिन उसे स्वीकार किया जाए या रद्द किया जाए यह गवर्नर जनरल निर्धारित किया करता था। यानी ये जो दोहरी शासन प्रणाली ब्रिटेन के अमेरिका स्थित उपनिवेशों में थी, इससे खासा असंतोष अमेरिका की जनता में व्याप्त था। इसके अलावा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 1756 से 63 के बीच जो 7 वर्षीय युद्ध हुए थे, इसका प्रभाव भी हम अमेरिका के इस स्वाधीनता संग्राम में देखते हैं। कनाडा में
फ्रांस के अधिकाधिक उपनिवेश थे और अमेरिका के लोगों को इस बात का भय था कि अगर सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस विजयी रहेगा तो वह अमेरिका के इन क्षेत्रों पर भी अपनी दृष्टि डाल सकता है। इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध में जब फ्रांस की पराजय हुई तब कनाडा में जो उसके उपनिवेश थे वहां पर इंग्लैंड का प्रभाव बढ़ जाने से परिस्थिति पूरी तरह बदल गई। फ्रांसीसी संकट के समाप्त होते ही अमेरिका वासियों का उत्साह बढ़ा और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड को इस युद्ध से आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा था, उसका राष्ट्रीय ऋण बढ़ा था और ऐसी परिस्थिति को अमेरिका के लोगों ने अपने हित में एक अनुकूल परिस्थिति के रूप में देखा। इसके अलावा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ग्रेनविल ने कुछ ऐसे कार्य तत्कालीन समय में किए जिसका बड़ा विपरीत प्रभाव अमेरिका की जनता पर पड़ा। इसके बारे में हम देखते हैं कि ग्रेनविल ने, जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उपनिवेशों में चोर बाजारी को रोकने के लिए व्यापारिक प्रणाली के स्थापित नियमों का विरोध करने वालों को दंडित करने के उद्देश्य से 1763 में एडमिरल्टी कोड की स्थापना की। शीरा कानून को लागू करके उन्होंने आयात कर को घटा दिया और अमेरिका में रक्षार्थ एक छोटी सेना रखने की घोषणा की और कहा कि इसका 1/3 एक्सपेंडिचर अमेरिका से लिया जाएगा। मिसिसिपी के बड़े बड़े प्रदेश रेड इंडियन के लिए सुरक्षित किए गए। इस प्रकार की नीति को अमेरिका की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन लोगों ने स्वाधीनता संग्राम करने का निश्चय कर लिया। अमेरिका और इंग्लैंड के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी इस स्वाधीनता संग्राम के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। अमेरिका के उपनिवेशों की जनता इंग्लैंड से रिलेटेड थी पर राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग अलग थी। अमेरिका के लोग जनतंत्र की स्थापना करना चाहते थे जबकि इंग्लैंड के लोग अमेरिका में कुलीन राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इन कारणों के मद्देनजर जब हम तत्कालिक कारण की बात करते हैं कि अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम के तत्कालिक कारण क्या थे, तो इसके बारे में हम पाते हैं कि 1765 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ग्रेनविल ने एक स्टाम्प अधिनियम पारित कराया और इस स्टाम्प अधिनियम में कहा गया कि सरकारी कामकाज में स्टाम्प के माध्यम से राजस्व की वसूली की जाएगी, लेकिन अमेरिका के लोगों ने कहा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसका उन्होंने विरोध किया और जब विरोध प्रबल होने लगा तब 1766 में इस स्टाम्प अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। पुनः आयात कर अधिनियम 1767 लागू किया गया और इस अधिनियम के माध्यम से कागज, चाय, सीसा, रंग पर प्रतिबंध लगाया गया आयात करने पर। लेकिन बाद में 1770 की स्थिति में हम पाते हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने कागज, सीसा पर प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन चाय पर यह प्रतिबंध पूर्ववत जारी रखा गया जिसका विरोध किया गया। अमेरिका स्थित बोस्टन बंदरगाह की एक घटना 1773 में घटित हुई थी जब चाय के बारे में एक नया अधिनियम बनाया गया और वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट अधिकार दिया गया, तो इसका विरोध अमेरिका वासियों ने किया। बोस्टन की बंदरगाह पर जो इंग्लैंड के जहाज खड़े हुए थे जिस पर चाय के डिब्बे लदे हुए थे, उन 350 डिब्बों को अमेरिका के लोगों ने उठाकर समुद्र में फेंक डाला, जिसको इतिहास में बोस्टन की टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इन पर नियंत्रण पाने के लिए उन उपनिवेशिक क्षेत्रों में सैनिक शासन की स्थापना की गई और बोस्टन के बंदरगाह को बैन किया गया। तो इस तरह अमेरिका के लोगों ने खुलकर ब्रिटेन का विरोध करना शुरू किया।
ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिका के लोग लामबंद हो रहे थे और ऐसे में 1774 में फिलाडेल्फिया में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हम लोग बातचीत के माध्यम से इस समस्या का हल निकालेंगे। लेकिन तत्कालीन समय में ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज तृतीय और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड नॉर्थ। इन्होंने अमेरिका वासियों से बात करना मुनासिब नहीं समझा, जिससे तनाव बढ़ा। 1776 में पुनः एक विशाल सभा फिलाडेल्फिया में आयोजित की गई और इस सभा में 4 जुलाई सन 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा की गई। जेफरसन ने इसको तैयार किया था और इनके नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। 1776 से 1783 तक इन लोगों ने निरंतर इंग्लैंड के साथ संघर्ष किया और आरंभिक दौर में हम देखते हैं कि अमेरिका के लोग इंग्लैंड के विरुद्ध कमजोर पड़ने लगे। लेकिन इसी बीच फ्रांस और स्पेन की मदद मिल जाने के कारण यॉर्कटाउन के युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1781 में अमेरिकन लोगों ने पराजित किया, जो इनकी एक बहुत बड़ी विजय मानी जाती है और इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी पराजय मानी जाती है। अंततः 1783 में वर्साय की संधि हुई और इस संधि के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को मान्यता प्रदान की गई। इस तरह अमेरिका ब्रिटेन के उपनिवेश से स्वाधीन हुआ। इसके रिजल्ट की जब हम बात करते हैं तो पाते हैं कि जॉर्ज तृतीय की निरंकुश सत्ता यहाँ पर समाप्त हुई और मंत्रिमंडलीय तथा दलीय व्यवस्था का आरंभ इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड द्वारा नवीन औपनिवेशिक नीति अपनाई गई ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, न्यूजीलैंड के क्षेत्र में, और उसने यह भी निश्चय किया कि उपनिवेशों में अब उदार नीति को फॉलो किया जाएगा। आयरलैंड की जनता के अधिकारों में भी उसने वृद्धि की, क्योंकि आयरलैंड में हेनरी ग्रेटन के नेतृत्व में आंदोलन चलाए जा रहे थे। 1782 में व्हिग दल ने आयरलैंड के लोगों को वहां की संसद को विधि निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी और इस तरह कालांतर में हम देखते हैं कि आयरलैंड और ब्रिटिश संसद का विलय हो गया और इस विलय के पश्चात उन्हें कहा गया यूनाइटेड किंगडम यूके। अमेरिकी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव फ्रांस पर पड़ा। फ्रांस में लुई सौलहवें का एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन था। वहां पर क्रांति के बादल मंडरा रहे थे और ऐसे में जब अमेरिका ने स्वाधीनता की घोषणा की, उसे वर्साय की संधि के द्वारा अनुमति भी प्रदान की गई। इससे जो सैनिक फ्रांस की ओर से अमेरिका वासियों की मदद के लिए आए थे, उनके मन में भी ऐसी विचारधारा आई कि हमारी स्थिति ऐसी क्यों है, और वहां के सैनिकों ने क्रांतिकारियों की अप्रत्यक्ष रूप से मदद की और इसी की परिणति 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रूप में हम देखते हैं। एक स्थान पर हमें यह भी पढ़ने को मिलता है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने या अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम ने फ्रांस की क्रांति के लिए नेता प्रदान किए थे। इस तरह अमेरिका वासियों ने एक सफल स्वाधीनता संग्राम किया, इसमें सफलता प्राप्त की और विश्व की राजनीति पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। थैंक यू वेरी मच।